गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एसएस में पॉलिटिकल साइंस की बुक। इससे पहले हम लोग दो बुकों में तीन तीन लेसन पढ़ लिए थे। इतिहास की बुक में हम 3 लेसन पढ़ लिए थे शुरू के। इसी प्रकार से भूगोल के बुक में हमने 3 लेसन पढ़ लिए थे शुरू के। अब हम चलते हैं तीसरी बुक की तरफ, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में हम पाठ पढ़ेंगे पहला, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस पाठ का पहला भाग पार्ट 1 हम पढ़ेंगे आज। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें। अगर आप वीडियो देखोगे नहीं तो गृह कार्य में से संबंधित जो भी आपका प्रश्न है उन प्रश्नों का सही आंसर आप दे नहीं पाओगे। इसलिए स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि वो वीडियो को देखें, तभी उसके बाद में गृह कार्य वो ठीक प्रकार से कर पाएंगे। और जो मूल्यांकन होता है आपका, जो आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट में भी आप सही प्रकार से उत्तर दे पाएंगे। तो हमारे पाठ की तरफ चलते हैं। हमारा लेसन है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। देखिए, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों में एक मैडम थी, मैडम लिंगदो, और इसकी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था मैरी। पाठ की शुरुआत में ये जो बच्ची थी मैरी, ये इसी पाठ को लेकर, यानी इस पाठ का जो टॉपिक है लोकतंत्र, उसको लेकर अपनी मैडम से चर्चाएं कर रही थी कि मैडम ये लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। जब ये जो मैडम थी, मैडम लिंगदो, ये जब ये अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी, तो पढ़ाने के पश्चात क्या हुआ कि पहले तो उसने लोकतंत्र के उदाहरण दिए। लोकतंत्र के बारे में उदाहरण देकर उन बच्चों को लोकतंत्र क्या है इसको समझाने का प्रयास किया, और इसके बाद में उसने उसकी परिभाषा बताई। तो इन्हीं सवाल जवाबों के बीच में यह लोकतंत्र के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चाएं लिखी हुई हैं, जिसमें मेरी ने अपनी मैडम से कहा कि मैडम आपने ये सबसे पहले आप इसकी परिभाषा मुझे बता देते, इसका अर्थ मुझे बता देते, तो और आपने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, उसका बेस क्या रहा। तो मैडम ने बताया कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि कई चीजें ऐसी होती है जिनको पहले अनुभव करने की जरूरत होती है, पहले उन्हें समझने की जरूरत होती है। अनुभव यदि हम एग्जाम्पल के माध्यम से उनका अनुभव करेंगे तो वो चीजें उसके बाद में सही मेथड, जो सैद्धांतिक तरीके से वो चीजें हैं, वो सही प्रकार से समझ में आने लग जाती हैं। और इसी तरह से, इसी विचारों के बाद हमारा ये पाठ शुरू होता है लोकतंत्र। यहाँ पर हम कई सारी चीजें जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में उस एग्जाम्पल का अर्थ आपके सामने निकल के आएगा कि इस एग्जाम्पल को बताने के पीछे मकसद क्या था। इसीलिए देखो, यहाँ एक विचारक हैं। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की हम बात करें, आपको बता दें हम, लोकतंत्र जो है वो अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका नाम है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र हिंदी शब्द है, इसी हिंदी शब्द का अंग्रेजी शब्द है डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी जो शब्द है, ये जो शब्द है ये है यूनानी भाषा का। और इसका अर्थ होता है डेमोक्रेशिया। ये जो शब्द है यूनानी भाषा का डेमोक्रेशिया शब्द से बना हुआ डेमोक्रेसी। ये जो शब्द है वो दो शब्दों, यूनान के दो शब्द हैं। एक शब्द है डेमोस और एक शब्द है क्रेशिया।
डेमोस का मतलब होता है लोगों, लोगों का। क्रेशिया का मतलब होता है शासन। फिर से आपको बता दें, लोकतंत्र एक हिंदी शब्द है जो अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी से बना हुआ है। यानी कि लोकतंत्र शब्द हिंदी का जो शब्द है उसका अंग्रेजी रूपांतरण है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है डेमोक्रेशिया, उससे बना है डेमोक्रेसी। अब यूनानी भाषा का जो डेमोक्रेशिया शब्द है वो यूनान के दो शब्द हैं यूनानी भाषा के, उनसे मिलकर बना है डेमोक्रेशिया। शब्द हैं डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है लोगों का और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। इसके बाद में स्थिति ये होती है कि लोकतंत्र का जो अर्थ निकल कर आता है वो आता है लोगों का शासन। इसका जो अर्थ निकल कर आया वो आया लोगों का शासन। इसी संदर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो जब कभी भी हम लोकतंत्र पढ़ेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, इनकी परिभाषा जो है वो सर्वविदित परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा, जिसको सभी लोगों ने स्वीकार किया। परिभाषा क्या थी कि लोगों के लिए लोगों की या लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन, यही कहलाता है लोकतंत्र। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र की जो सर्वमान्य परिभाषा जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन ने ये बताया था कि लोगों के लिए किया जाने वाला शासन, लोगों के द्वारा बनने वाली शासन व्यवस्था और लोगों के द्वारा मतलब लोगों की और लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन है, वही कहलाता है लोकतंत्र। ये जो परिभाषा थी ये दी थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, जिसे सभी राजनीति शास्त्रियों ने इस परिभाषा को सर्वमान्य करार दिया। इसके बाद में अगर हम इसकी सरल परिभाषा लें, इसी परिभाषा को हम सरल रूप में यदि इसका अर्थ निकालें तो निकल के आता है कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार, यही कहलाती है लोकतंत्र। यह है इसकी सरल परिभाषा। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, नेता चुनती है और वही नेता जो लोग हैं वो मिलकर सरकार चलाते हैं, यही लोकतंत्र है। इसके पश्चात हम कई सारे जो शासन व्यवस्था की हम बात करें तो शासन व्यवस्था जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। एक तो है लोकतांत्रिक और एक प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो है गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक की जो सरकार है वो तानाशाही हो सकती है, सैनिक शासन भी हो सकता है,
और राजशाही शासन। ये जो शासन है ये सब गैर लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत आता है। इसको राजतंत्रात्मक शासन भी कहते हैं, राजतंत्रात्मक शासन। इस प्रकार की ये जो शासन है ये गैर लोकतांत्रिक में आते हैं। इसमें सरकार का चुनाव या शासक का चुनाव जनता नहीं करती है। जनता यदि किसी शासक का चुनाव करती है, जिस शासन व्यवस्था में करती है, वो शासन व्यवस्था केवल और केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। इसलिए हमने यहाँ शासन के दो रूप देखे। शासन के दो रूप हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार बनी हुई हो, वो है लोकतांत्रिक सरकार। और गैर लोकतांत्रिक सरकार जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार नहीं हो, जैसे तानाशाही सरकार, सैनिक शासन, राजशाही शासन और राजतंत्रात्मक शासन। और इसके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में हम देखिए कि सैनिक शासन में यदि हम उदाहरण लें तो वो है म्यांमार। म्यांमार देश है जिसमें सैनिक शासन है। सैनिक शासन म्यांमार। और एक देश है चिले, उसमें तानाशाही शासन है। इसमें शासक का चुनाव जनता नहीं कर रही है। अब ये सैनिक शासन और तानाशाही शासन क्या है उसके एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे। और आगे पढ़ने के लिए हमें अब अपना टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। टॉपिक है हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं। पॉइंट जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं पर। और लोकतंत्र की विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वो है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। प्रमुख फैसले निर्वाचित यानी कि जिन लोगों को जनता ने चुना है उनमें होते हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दें और एग्जाम्पल ऐसे देंगे कि प्रमुख फैसले जो है वहां पर निर्वाचित नेताओं के हाथ में नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में। वो शासन जो होगा वो तानाशाही शासन होगा। जैसे अब देश की बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 1999 की। यहां पर एक सेना अध्यक्ष थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 99 की बात है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सरकार थी, सरकार को बर्खास्त कर दिया। किसकी दम पर? सेना की दम पर, क्योंकि सेना के अध्यक्ष थे वो। और शासन की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले ली। सेना की मदद से उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ये जो शासन था ये शासन था सैनिक शासन।
इससे पहले यानी कि अक्टूबर 99 से पहले यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ के सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहाँ की सरकार को सेना की मदद से बर्खास्त कर दिया और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली सेना की शक्ति के द्वारा, सेना की मदद से। इस शासन को हम कहेंगे सैनिक शासन। यहाँ पर सैनिक शासन चलेगा। सबसे पहले तो उसने सेना की मदद से सरकार को बर्खास्त कर दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया और वो शासन की जो जिम्मेदारी है वो मुख्य कार्यकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी यानी कि शासन संबंधी जो निर्णय है, शासन संबंधी कार्य वो जिस पद के माध्यम से करने लगा वो था मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके बाद में फिर वो मुख्य कार्यकारी के रूप में उसने काम किया कुछ दिन तक तो, और बाद में वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग गया। हालांकि देखो पाकिस्तान में भारत की जैसी स्थिति थी कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 5 साल के लिए होता है, परंतु उसने क्या किया 2002 में 3 साल तक काम करने के बाद में 2002 में उसने क्या किया, जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता की राय लेना, जनता से मत लेना, जनता की राय लेना। 2002 में पाकिस्तान में हुआ जनमत संग्रह, जिसमें जो लोग परवेज मुशर्रफ के प्रशंसक थे उन्होंने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते हुए और जनमत संग्रह में विजयी बनाया जनरल परवेज मुशर्रफ को। और उसके बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ जब इस जनमत संग्रह में सफल हुए तो उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए और बढ़ा लिया। यानी कि ये बने थे 1999 शासन की बागडोर इनके हाथ में थी और शासन की बागडोर उनके हाथ में रही 2007 तक। ये जो कार्यकाल था शासन का, ये तानाशाही शासन था। इस तानाशाही शासन के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित किया और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि जो संसद के सदन थे, असेंबली को उसने भंग कर दिया। हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि प्रमुख फैसले जो है निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। निर्वाचित नेता होते हैं असेंबली में, संसद के सदन में। यहां उसने 2002 एक कानून पारित किया 2002 में, जिसको बोलते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसको बहुमत से पारित कर लिया। पारित करने के बाद में उसने पाकिस्तान की असेंबली को भंग कर दिया और जो मंत्री परिषद थे, मंत्री परिषद जो मतलब प्रधानमंत्री के जो और विभिन्न विभागों के जो मंत्री होते हैं उनको कहा जाता है मंत्री परिषद। इनके कार्यों पर निगरानी रखने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया जो मंत्रियों के कार्य पर निगरानी रखने का कार्य करेंगे। एक बार फिर हम आपको बता दें कि 1999 में सेना की मदद से जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपना शासन स्थापित कर लिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। फिर वो राष्ट्रपति बने और 2002 में जब चुनाव होने वाले थे तो उन्होंने चुनाव नहीं करवाए, केवल कुछ स्थानों पर जनमत संग्रह करवाया और अपने राष्ट्रपति का जो पद है वो कार्यकाल 5 वर्ष और बढ़ा लिया। इसकी वजह से
इनका जनरल परवेज मुशर्रफ का जो कार्यकाल रहा वो 1999 से लेकर 2007 तक रहा। इस शासनकाल को बोलते हैं तानाशाही शासन, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा करना या जनता की राय लेना उसने बिल्कुल कभी उचित नहीं समझा। जो उसकी मर्जी आई वो काम उसने किया। 2002 में उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव पारित किया, एक कानून बनाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसके अंतर्गत उसने असेंबली को भंग कर दिया और मंत्री परिषद के सदस्यों के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया। और इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जनरल परवेज मुशर्रफ के जो प्रशंसक थे वही इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से ये जो शासन है इसमें प्रमुख फैसले लेने का अधिकार केवल और केवल एक व्यक्ति को ही रहा। इसीलिए इस शासन को लोकतंत्र नहीं कह सकते, इसको कहेंगे तानाशाही शासन। इसके बाद में हम लोकतंत्र की दूसरी परिभाषा पर चलते हैं। और कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के चुने हुए जो नेता होते हैं, उन्हीं को सरकार में निर्णय लेने का अधिकार, अपनी सरकार में जो सरकार चला रहा है जो व्यक्ति, उसको अपना जो फैसला है, निर्णय है या फिर अपनी जो सलाह है उसको देने का कार्य होता है जनता के प्रतिनिधियों का। अगली चीज आती है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। दूसरी विशेषता पर चल रहे हैं, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। देखो, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता ये होती है कि यहां पर स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य बराबर होता है। यहाँ पर चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो, जिस व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है, उस व्यक्ति को अपने मत को किसी को भी देने का अधिकार होता है। वो अपनी इच्छा से किसी को भी अपना मत दे सकता है, जिससे निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष नतीजे सामने आते हैं। जनता जो चाहती है, जिस व्यक्ति को चाहती है, वही व्यक्ति जो है वो सरकार बनाता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही निकल के आते हैं यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है तो। अब इस चीज को समझने के लिए हमें अगले एग्जाम्पल की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे हमें। जैसे अगला, हम इस पॉइंट को समझने के लिए हम चलेंगे देश की तरफ। वो देश है चीन। देखो, चीन की जो संसद है, संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय जनसंसद। चीन की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय जनसंसद। और इसके जो सदस्य हैं, ये सदस्य हैं 3000। राष्ट्रीय संसद यानी कि चीन की जो संसद है उसमें 3000 सदस्य हैं। और ये जो सदस्य हैं, इनकी खास बात यह है कि कुछ सदस्य जो है, इनमें से कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। कुछ सदस्यों, अधिकतर सदस्यों का चुनाव तो जनता करती है, लेकिन कुछ सदस्यों का जो चुनाव है वो सेना करती है। इसका मतलब यह है कि इन 3000 सदस्यों में से कुछ सदस्य सेना के सदस्य होते हैं। तीनों सेनाओं में से कुछ सदस्य जो होते हैं वो इन संसद के सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। और इसकी खास बात यह है कि चीन में, हम चीन की बात कर रहे हैं, कि चीन में यदि कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो चुनाव लड़ने से पहले यहाँ की एक सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। हालांकि छोटी छोटी और भी कई पार्टियां हैं, परंतु सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी।
खास बात यह है कि कोई भी सदस्य, संसद का सदस्य जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है, उसको चुनाव लड़ने से पहले इस पार्टी की अनुमति लेनी पड़ती है कि हम चुनाव लड़ने या नहीं लड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। क्योंकि इस पार्टी का जो दबदबा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा दबदबा इस पार्टी का, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का। और इसी वजह से क्या है कि इसको चीन में अगर कोई भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल से अनुमति लेनी पड़ती है प्रत्येक व्यक्ति को जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाला है। और इसके बाद में फिर भी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब कभी भी सरकार बनती है तो इसी पार्टी की बनती है, क्योंकि ये अनुमति उसी व्यक्ति को देती है जो इनकी पार्टी के नियम कायदे कानूनों को मानता हो। इनकी पार्टी से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ उसी व्यक्ति को ये अनुमति देती है, जिससे हमेशा हर बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं है। इसलिए अगर हम चीन की जो शासन व्यवस्था है उसको भी हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते। यहाँ तो दबदबा केवल एक दल का, और वो एक दल है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का। इसी संदर्भ में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक देश का, और वो देश है मैक्सिको। मैक्सिको जो है एक देश है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जहां पर चांदी सबसे ज्यादा निकलती है। भाई खनिज के रूप में चांदी का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो है मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे बड़ी चांदी की खानें हैं, और मैक्सिको आता है जिस महाद्वीप में, वो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैक्सिको जो है वो 1930 में मैक्सिको स्वतंत्र हुआ था यूरोपीय देशों से। स्वतंत्र देश का दर्जा मिला था इसको 1930 में। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष, और 2000 तक, 1930 से लेकर और 2000 तक यहां पर एक पार्टी थी पीआरआई पार्टी। ये जो पार्टी है, इस पार्टी का ऐसा ही दबदबा है जैसा चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का था। यहां तो और भी ज्यादा हालत खराब है। ये जो पार्टी है ये कुख्यात पार्टी है। कुख्यात पार्टी कैसे है? क्योंकि ये किसी न किसी हिंसात्मक तरीके से और बेईमानी करके जैसे तैसे ये जो पार्टी है हर बार 1930 से 2000 तक, 1930 से 2000 तक के जो 70 साल हैं, इन 70 सालों में हमेशा हर बार जो पार्टी सरकार बनाती है वो पार्टी यही होती है, पीआरआई पार्टी। क्योंकि यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं होते। चुनाव तो होते हैं लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं होते। इसीलिए हम यहाँ की मैक्सिको की जो शासन व्यवस्था है उसको भी हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ये रूल है कि यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं। जैसे भारत, यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होकर तब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही व्यक्ति जो है वो सरकार चलाते हैं। यहाँ तो स्थिति ये है कि अगर पीआरआई पार्टी मैक्सिको में कोई मीटिंग बुलाती है, जब कभी भी कोई मीटिंग बुलाएगी तो दफ्तर के कर्मचारियों को इसकी मीटिंग में आना अनिवार्य है, उपस्थिति देना अनिवार्य है। और मैक्सिको में तो ये 70 सालों में तो स्थिति ये रही कि स्कूल में, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे वो अपने स्टूडेंट्स पर इस प्रकार का दबाव डालते थे कि आपको इसी पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसी पार्टी को समर्थन देना है। अपने माता पिता से ये कहिए कि वो इस पार्टी को समर्थन दें। उन बच्चों पर दबाव डाला जाता था जिससे वो घर जाकर अपने माता पिता को इस बात के समर्थन देने के लिए राजी करें।
तो यहाँ पर जो है वो निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था नहीं है। जब कभी भी यहाँ पर तो 70 साल तक हमेशा पीआरआई पार्टी की सरकार बनी, कोई दूसरी पार्टी अस्तित्व में ही नहीं आई कभी, और ये फर्जी तरीके से लूट मार करके हिंसात्मक तरीके से हमेशा अपनी सरकार बनाती है। इस वजह से हम मेक्सिको की जो शासन व्यवस्था, हालांकि चुनाव तो होते हैं यहाँ पर, लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं होते यहाँ पर। इसलिए ये जो विशेषता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। और अगली विशेषताओं के साथ में मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।